अस्सलाम वालेकुम। मैं सर के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिसोर्सेज एंड टेक्निक्स। मतलब कि एक रिक्वायरमेंट की जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, पूरी एक प्रोजेक्ट है उसकी क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर ऐड है, क्या चीज़ें, यूज़ केसेस और स्टोरीज उसकी क्या है, क्या फंक्शनैलिटीज़ है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल, जो सारी चीज़ें होती है ना वो डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफिकेशन के रूप में होती है, जिसको SRS भी कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो ये हम देखेंगे कि हमने इसको किन रिसोर्सेज और टेक्निक्स का यूज़ करते हुए बनाना है। तो रिक्वायरमेंट्स जो स्पेसिफिकेशन होती है ना, इसका मतलब होता है कि सिस्टम की फंक्शनैलिटी, लिमिटेशंस और जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को ना क्लियर, डिटेल्ड और एक्यूरेट फॉर्म में लिखना। इसका गोल होता है कि डेवलपर्स, टेस्टर्स, क्लाइंट्स और डिजाइनर्स ना सब एक ही पेज पर हों, कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इसके हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं स्पेसिफिकेशन के हवाले से, कि जिसमें सबसे पहले आता है स्टेक होल्डर्स इनपुट, यानी स्टेक होल्डर्स में शामिल होते हैं इसमें एंड यूजर्स जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, कस्टमर्स, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स, फिर जो डोमेन एक्सपर्ट्स होते हैं वो, इन लोगों से बात करके ही एक इनकी जो नीड्स और एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना, इनको डायरेक्टली समझा जाता है। फिर टेक्निक्स होती हैं इसकी, जिसमें हम इंटरव्यूज़ आ गए या सर्वेस, वर्कशॉप्स, ऐसे हो जाती हैं चीज़ें। फिर आता है हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, यानी अगर अगर सॉफ्टवेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बन रहा है ना, तो उसके जो बिजनेस गोल्स हैं उसको समझा जाता होता है। और जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कंपनी की स्ट्रेटजीज और जो पॉलिसीज होते हैं ना, उससे पता चलता है कि सॉफ्टवेयर का जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और उसमें उसका क्या रोल होगा। इससे ना रिसोर्स जो सॉफ्टवेयर की डायरेक्शन होती है और अलाइनमेंट होती है उसका पता चलता है। फिर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी कानूनी और जो कंपेनियन जरूरियात होती हैं उसको देखा जाता है। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे हमारे पास हेल्थ केयर, बैंकिंग में जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो लॉज और रेगुलेशंस का ख्याल रखना होता है ना, वो लाजमी होता है। फिर रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, जो गवर्नमेंट्स की कानून होते हैं ना, उनका भी पता चलता है कि डाटा कैसे सिक्योर होगा, प्राइवेसी कैसे मेंटेन होगी, एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। तो इस रिसोर्स का ना गोल होता है कि जो सॉफ्टवेयर किसी लीगल इशू में है ना, वो ना फंसे। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और उसके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ना वो, ये वो इंटरनेशनल रूल्स और गाइडलाइंस होती हैं जो हर अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी ना फॉलो करती हैं, जैसे ISO, मतलब कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फिर IEE होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। फिर SEI होता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट होता है। इनके रेगुलेशंस, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग या गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की जाती है। फिर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके जो सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, ये सिस्टम रिलायबल और सिक्योर बनता है और जो फ्यूचर की इंटीग्रेशन होती है ना वो इजी होती है। फिर प्रोटोटाइप्स और जो मॉडल्स होते हैं, ये विजुअल टूल्स होते हैं जिसमें प्रोटोटाइप्स, वायर फ्रेम्स या मॉकअप्स जैसे होते हैं, जिनसे हम अपने जो सॉफ्टवेयर की जो एक विजुअलाइजेशन होती है ना उसको हम देख सकते हैं, ताकि हम उसको डॉक्यूमेंटेशन में ऐड कर सकें। फिर हमारे पास आता है एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड आर्टिफैक्ट्स, यानी कि जो हमारे पास पहले से मौजूद आर्टिफैक्ट्स या जो मॉड्यूल्स पर है ना, उनको यूज़ करके हम अपनी रिक्वायरमेंट उसके स्पेसिफिकेशन या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऐड करें। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास इसकी स्पेसिफिकेशन की टेक्निक्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास आता है नेचुरल लैंग्वेज, यानी आम जुबान का इस्तेमाल। मतलब कि रिक्वायरमेंट्स को आम सेंटेंस या पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना होता है, समझने में आसानी होती है और लेकिन कोई गलतफहमी का चांस भी हो सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर यूजर शुड बी एबल टू लॉग इन यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड, मतलब कि ये एक हमारे पास आ जाती है स्पेसिफिकेशन के तौर पर, ये यूजर जो है ये काम करेगा, तो इसको हमने सिंपल ही एक लाइन में लिख दिया। फिर फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे हमारे पास UML है, और ये एक स्टैंडर्डाइज और जो फॉर्मल तरीका होता है कि रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करने का। UML मतलब कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, डायग्राम्स के ना यूज़ की जाती है, जिसमें हम यूज़ केस डायग्राम और क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, स्टेट डायग्राम, इनका यूज़ करते हैं। और हर डायग्राम स्टेट की ना एक किसी स्पेसिफिक एक्सपेक्ट को हम प्रेजेंट करते हैं। इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस, मतलब ये ग्राफिक्स और डायग्राम्स का इस्तेमाल करके हम क्या अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। मतलब कि फ्लो चार्ट्स होते हैं, उसका DFTs होती हैं, डाटा फ्लो डायग्राम्स, ERD डायग्राम्स होती हैं, फिर डिसीजन टेबल्स वगैरह होते हैं। फिर विजुअल्स की मदद से कम्प्लेक्स सिस्टम्स की को आसानी से हमने समझना होता है और स्टेक होल्डर्स को अंडरस्टैंडिंग होती है, कम्युनिकेशन में भी हेल्प होती है। फिर आता है हमारे पास टेम्पलेट्स एंड फॉर्म्स, यानी एक फिक्स्ड फॉर्मेट और जो स्ट्रक्चर दिया जाता है जिसमें रिक्वायरमेंट्स लिखी जाती हैं। हर सेक्शन को ना प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर यूज़ केसेस हैं, फिर एक्सपेक्टेंस जो क्राइटेरिया होता है उसको ऐड किया जाता है। फिर इससे जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना वो कंसिस्टेंट और कंप्लीट होती है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप एक टेम्पलेट दिया कि हमने उसके अंदर सिर्फ अपनी चीज़ों को ऐड करना है, तो हमें फिर उससे पता होगा कि हमने किस किस स्टेप्स के साथ ही सारा काम किया है। फिर आता है प्रोटोटाइपिंग जो टूल्स होते हैं, जैसे विजुअल मॉडल्स बनाने के टूल्स, इंटरैक्टिव जो मॉकअप्स और जो वायर फ्रेम्स डिज़ाइन किए जाते हैं उससे,
फिर जो अर्ली स्टेज पर ही जो यूज़र की जो फीडबैक लेकर ना उसकी रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन किया जाता है। टूल्स की मिसाल के तौर पर जैसे फिग्मा होंगे, फिर हमारे पास एडोब एक्सडी हो गया, एटीसी। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, मतलब कि हर रिक्वायरमेंट को एक डिजाइन कोड और जो टेस्ट केसेस से ना लिंक किया जाता है। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि हर जो रिक्वायरमेंट है ना वो फुलफिल हो चुकी है या नहीं। चेंज मैनेजमेंट और जो इम्पैक्ट एनालिसिस होता है ना उसमें वो काम आता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है जो स्पेसिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से है। डॉक्यूमेंटेशन और स्पेसिफिकेशन बेसिकली एक तरह की ही चीज़ होती है, ये अलग अलग चीज़ें नहीं है, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। बाकी इसमें नेक्स्ट में पहले हमारे पास आता है पॉइंट क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी, मतलब कि हर स्टेक होल्डर को एक ही वर्जन ऑफ ट्रूथ मिलता है, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हो जो उसमें कोई और तरह का कन्फ्लिक्ट होता है ना उससे अवॉइडेंस होती है, सारी चीज़ क्लियर होती है और कोई भी किसी चीज़ का उसमें तजाद पैदा नहीं होता है। हर एक चीज़ एक स्टेप बाय स्टेप होगी तो वो सारा क्लियरली लिखा होगा। फिर स्टेक होल्डर की अलाइनमेंट होती है उसकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, के रिक्वायरमेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस का मुताबिक होती है, सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। फिर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन आती है हमारे पास, जिसमें हम देखते हैं कि जो डेवलपर्स, टेस्टर्स और जो मैनेजर्स हैं ना सब एक जैसी डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करके काम करते हैं, यानी टीम वर्क जो होता है वो स्मूथली होता है। फिर वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन आता है कि डॉक्यूमेंटेशन के जरिए हम चेक किए जाते हैं कि क्या सिस्टम सही तरह से बन गया, क्या सब रिक्वायरमेंट्स कवर हो चुके हैं, तो उसकी पहले एक मॉड्यूल बाय मॉड्यूल वैलिडेशन की जाती है। फिर एंड पे पूरी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाती है कि हमारा जो सारा सिस्टम है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं।